जय हिंद। आज के वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार ह्यूमन बॉडी में श्वसन तंत्र का निर्माण होता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को सिस्टम के रूप में आगे बढ़ाते हैं। श्वसन तंत्र एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। श्वसन तंत्र में ऊर्जा और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। ये ऑक्सीजन सेल में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रेब्स चक्र के द्वारा 38 एटीपी का निर्माण करता है जो कि एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और ग्लूकोज से हमें शरीर को एनर्जी मिलती है। इसमें उपापचय यानी कि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है जो कि श्वसन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करें श्वसन ऑर्गन्स के बारे में कि श्वसन अंग कौन कौन से हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बॉडी में श्वसन अंग कौन सा है तो हमारा आंसर होगा फेफड़े। फेफड़े के द्वारा ही श्वसन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर बात की जाए नासाछिद्र द्वारा तो नासाछिद्र एक अंग है जिसके द्वारा वायु को ग्रहण किया जाता है और बाहर निकाला जाता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब हम श्वसन अंग के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि स्तनधारी यानी कि मैमल्स में देखा जाए तो श्वसन अंग फेफड़ा होता है यानी कि लंग्स होता है। लंग्स के द्वारा ही श्वसन की प्रक्रिया संभव होती है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित किया जाता है। यहाँ पर स्तनधारी में फेफड़े श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं। जबकि कीट कीट की बात की जाए तो कीट में श्वास नली यानी कि ट्रैकिया के द्वारा वो श्वसन अंग का कार्य करती है। जो कीट जितने भी प्रकार के होते हैं वो श्वसन के रूप में श्वास नली यानी कि ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया की जाती है। यहाँ पर बात की जाए जलीय जीव तो जलीय जीव में यदि आप मछली की बात करें तो मछली अपने गिल्स यानी कि गलफड़ों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करती है। ये पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को गिल्स के द्वारा अलग करके ब्लड में सर्कुलेट करती हैं तथा अपने श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। इसी प्रकार यदि बात की जाए मेंढक की तो मेंढक की 3 अवस्थाएं होती है। जब वह भूमि पर रहता है तो वह फेफड़ों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करता है। जब मेंढक जमीन पर रहता है तो वह फेफड़ों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करता है। लेकिन वह भूमि के अंदर यानी कि मिट्टी में यदि फंस जाता है तो उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, इसलिए पूरे शरीर का कवर एरिया मिलाकर वह अपने स्किन से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। जबकि वह टेडपोल यानी जो मेंढक के बच्चे होते हैं उन्हें टेडपोल कहते हैं। तो यदि पूछा जाए कि टेडपोल में श्वसन अंग कौन सा है तो टेडपोल में श्वसन अंग होता है गिल्स। जिस प्रकार से जलीय जीव मछली में गलफड़े के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है उसी प्रकार मेंढक जो कि टेडपोल जो कि एक छोटी सी अवस्था में होता है उसमें गिल्स के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो आई होप आप श्वसन अंग के बारे में समझ चुके होंगे। यह श्वसन की प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा तथा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और एक उपापचयी प्रक्रिया है। यदि हम बात करें श्वसन अंग के बारे में तो स्तनधारी में फेफड़ों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया की जाती है। जबकि बात करें कीट में तो ट्रैकिया यानी कि श्वास नली के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। इसी प्रकार यदि जलीय जीव यानी कि मछली में देखें तो गलफड़े या फिर क्लॉम के द्वारा वह श्वसन की प्रक्रिया करती है। और मेंढक 3 अवस्थाओं में, जब वह भूमि पर रहता है तो फेफड़े के द्वारा श्वसन अंग कार्य करता है। जबकि वह भूमि के अंदर रहता है तो पूरी जो स्किन होती है उसके द्वारा श्वसन का अंग करता है। जबकि जो मेंढक के बच्चे यानी कि टेडपोल होते हैं वो गलफड़ों यानी कि गिल्स के द्वारा ऑक्सीकरण को अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये बात रही श्वसन अंग के बारे में, क्योंकि श्वसन अंग के ऊपर बहुत सारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि हम बात करें श्वसन के बारे में तो श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना यह एक प्रकार की श्वसन अभिक्रिया है जिसे ब्रीथिंग भी कहते हैं, जिसे हिंदी में श्वासोश्वास और इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। अंदर लेना और बाहर छोड़ना ये आपको पता है। हम श्वास को अंदर के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गैसें हमारे द्वारा अंदर ली जाती हैं और बाहर छोड़ी जाती हैं। अंदर लेने को निःश्वसन कहते हैं जबकि गैस को बाहर छोड़ने को निःश्वसन कहते हैं। यहाँ पर मुश्किल होता है कि अंदर लेना निःश्वसन जबकि बाहर छोड़ना निःश्वसन। इंग्लिश में बात की जाए तो निःश्वसन को इंस्पिरेशन कहते हैं जबकि निःश्वसन को एक्सपिरेशन कहा जाता है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
यहाँ पर बात की जाए तो हम ऑक्सीजन को यानी कि किसी भी गैस को अंदर कौन सी लेते हैं, तो हम हमारे शरीर में ब्रीथिंग के द्वारा नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। यदि पूछा जाए कि ब्रीथिंग की प्रक्रिया में जो गैसें ली जाती है वो कौन कौन सी ली जाती है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत ली जाती है, तो नाइट्रोजन ली जाती है 78%। जितनी भी वायुमंडल में उपस्थित है वो सारी की सारी नाइट्रोजन गैस अंदर ली जाती है। जबकि ऑक्सीजन कितनी ली जाती है, यहाँ पर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 21% ली जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ली जाती है। अब यहाँ पर बात करें कि वायुमंडल में उपस्थित है उसमें से कितनी गैस बाहर छोड़ेंगे, इतनी हमने गैस ग्रहण कर ली है, अब बाहर कितनी छोड़ेंगे, जिसे निःश्वसन या फिर एक्सपिरेशन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया देखा जाए तो हमने नाइट्रोजन 78% ली थी और ये पूरी की पूरी नाइट्रोजन वापस बाहर छोड़ दी जाती है, यानी कि बाहर छोड़ी जाती है नाइट्रोजन 78%, जबकि ऑक्सीजन 17%। यानी कि हमने क्या किया, ऑक्सीजन को 21% ग्रहण किया, जबकि 17% को बाहर छोड़ दिया, यानी कि ऑक्सीजन 4% हमारे शरीर में उपस्थित रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का निर्माण करता है, जो कि क्रेब्स चक्र के द्वारा 38 एटीपी का निर्माण करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है कि नाइट्रोजन को 78% लिया जाता है, जबकि नाइट्रोजन को 78% बाहर छोड़ा जाता है, जबकि ऑक्सीजन में केवल 4% का अंतर होता है। यहाँ पर बात की जाए तो ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए 21%, जबकि बाहर छोड़ी जाती है 17%, यानी कि 4% शरीर ने उसको ग्रहण कर दिया, यानी कि ब्लड ने ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कितनी की थी, 0.03%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कितनी निकाली जाती है, 4%। क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, जो कि अशुद्ध रक्त का निर्माण करता है, जो कि शरीर की सीरा में उपस्थित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी होता है। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि ब्रीथिंग या फिर श्वासोच्छ्वास की अभिक्रिया किसे कहते हैं। श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालने की प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहा जाता है। इसमें बात की जाए तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों को ग्रहण किया जाता है, जिसमें से सांस को अंदर लेने को निःश्वसन या फिर इंस्पिरेशन कहते हैं और श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन या फिर एक्सपिरेशन कहा जाता है। यदि यहाँ पर बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को 78% लिया जाता है, जबकि नाइट्रोजन को 78% छोड़ा जाता है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जबकि ऑक्सीजन को 21% लिया जाता है, जबकि केवल 17% बाहर छोड़ दिया जाता है, यानी कि 4% का शरीर स्टोर कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो जब हम श्वास के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो 0.03% को लिया जाता है, जबकि 4% या फिर 4.6% को बाहर छोड़ा जाता है। तो आई होप आप श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझ चुके होंगे और ये श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी आप समझ चुके होंगे, और ब्रीथिंग की अभिक्रिया में कौन कौन सी गैसें अंदर ली जाती हैं और कौन कौन सी गैसें बाहर निकाली जाती हैं और कितना कितना परसेंटेज हमारे शरीर के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे श्वसन मार्ग के द्वारा। हम जानते हैं कि श्वसन का अंग फेफड़ा होता है, लेकिन श्वसन का मार्ग मुख्यतः नासा द्वार होता है। नासा द्वार के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद में फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूलेज, फिर एल्वेली। इस प्रकार से ऑक्सीजन विभिन्न मार्ग का अनुसरण करते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। तो पूरा डिटेल से हम अध्ययन करते हैं। पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास फेफड़ा का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर बात की जाए तो पहले जो ऑक्सीजन होती है वो नासा छिद्र, यानी कि दो नासा छिद्र होते हैं, नासा छिद्र उसमें प्रवेश करती है, जहां से होते हुए जो भी अशुद्ध प्रकार होते हैं वो बाल द्वारा हट जाते हैं तथा जो शुद्ध शुद्ध जो ऑक्सीजन होती है वो शरीर के अंदर पहुंचती है। अंदर पहुंचने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है नासा कपाट, जिसमें म्यूकस नाम का एक लिच लिचा पदार्थ पाया जाता है, जो कि अलग अलग प्रकार की आपको जुकाम होती है उसके रूप में बाहर निकलता है। आपको आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। हमारे शरीर में जो श्वसन का अंग है वो फेफड़ा है, लेकिन श्वसन मार्ग की बात की जाए तो कौन सा होता है, नासा छिद्र। तो नासा छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। नासा छिद्र के बाद में यहाँ पर जो
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मारने के बाद में आपको चोट लगती है, तो वो होता है नासा कपाट। ये होता है नासा कपाट, जहाँ पर एक म्यूकस पाया जाता है जो कि लीचे पदार्थ का होता है, जो कि सर्दी जुकाम में आता है। फिर नासा कपाट के बाद में ग्रसनी। ग्रसनी यहाँ पर जब आप मुंह खोलते हो तो सामने एक गोल गोल टाइप की दिखाई देती है, उसे ग्रसनी कहती है। ग्रसनी में प्रवेश करती है। अब ग्रसनी में दो प्रकार के होते हैं, एक तरफ जाती है फेफड़े की तरफ यानी कि वायु की तरफ, और एक होता है भोजन की तरफ। तो वहां पर एक एपिडेमिक नामक एक ग्रंथि पाई जाती है, जो कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन के पार्ट को बंद कर देती है, जबकि ऑक्सीजन के पार्ट को खोल देती है, और ऑक्सीजन हमेशा फेफड़ों में गमन करती है। तो यहाँ से आप ध्यान से समझे, पहले वायु जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, वो पहले नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से किसमें, फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में वो जाती हुई लैरिंग्स में जाती है यानी कि स्वर में। ये जो स्वर नली है, तो ये जो स्वर तंत्र होता है, उस स्वर तंत्र में आप मारते हैं। जब यहाँ पर बहुत बार आप मारोगे तो आपके आवाज में बहुत ज्यादा कंपन उत्पन्न होगा, तो इसे कहते हैं श्वसन तंत्र। तो पहले हमने बात की नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से ग्रसनी, ग्रसनी से स्वर तंत्र, स्वर तंत्र के बाद में ट्रैकिया, ट्रैकिया का मतलब होता है श्वसन नली। ट्रैकिया, ट्रैकिया में गमन करती है, और ट्रैकिया में एक उपास्थि होती है, जो कि उपास्थि इसलिए कारगर होती है कि उसको सिकुड़ने से रोकती है, वो एक प्रकार की उपास्थि होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में विभक्त होता है, जो कि डायफेफड़े और बाइफेफड़े में विभक्त होता है। इसे कहते हैं ब्रोंकाई। इसे इंग्लिश में नाम याद रखना पड़ेगा आपको, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई और अनेक अनेक छोटी छोटी शाखाओं के रूप में विभक्त होते हैं, जिसे ब्रोंक्योलेज कहते हैं। और ये ब्रोंक्योलेज एक छोटे छोटे गुबंद के आकार के रूप में इस प्रकार से आपको गुब्बारे के टाइप में दिखाई देंगे, जो कि लगभग 30 लाख होते हैं, जो कि 30 लाख करोड़ होते हैं, जो कि इसका यदि पूरा क्षेत्रफल देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है। जो कि कोविड-19 होता है वो हमेशा यहाँ पर ही आक्रमण करता है, इसलिए श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको श्वसन मार्ग समझ में आ चुका होगा। श्वसन हमारे शरीर में नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से ग्रसनी, ग्रसनी से स्वर तंत्र, स्वर तंत्र से कहाँ पर जाता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्योलेज, और ब्रोंक्योलेज से एविलीज, एविलीज जो कि छोटी छोटी होती है, उसमें ऑक्सीजन का गमन होता है। अब हम आगे के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन को ब्लड जो कि आरबीसी होता है, वो ऑक्सीजन को लेकर जाके सेल के विभिन्न कोशिका तक पहुंचाता है, और वहां पर जाके क्रेब चक्र का निर्माण होता है, और क्रेब चक्र के द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर एक बार वापस समझ लेते हैं। वायु पहले नासा छिद्र में गमन करती है, नासा छिद्र के बाद में नासा कपाट में जाती है, नासा कपाट से जाती है फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी में, फिर जाती है लैरिंग्स यानी कि स्वर तंत्र में, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्योलेज, ब्रोंक्योलेज के बाद में एल्विली। अब एल्विली से किस प्रकार के मार्ग गमन होता है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। आई होप आपको श्वसन मार्ग के बारे में समझ में आ चुका होगा। यानी कि जब श्वास को ग्रहण करते हैं तो नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्योलेज, और ब्रोंक्योलेज से एविलीज में ऑक्सीजन गमन करती है। आगे यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन को जब हम यदि ग्रहण करते हैं तो डायफ्राम का क्या काम होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम दोनों फेफड़ों के नीचे यानी कि यहाँ पर उदर गुहा में स्थित होता है। अब इसका वर्क क्या होता है वो समझते हैं। जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो ये डायफ्राम संकुचित होकर नीचे दब जाता है। कहाँ पर दब जाता है, नीचे दब जाता है। जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है तो फेफड़ों की इतनी औकात नहीं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लगे, इसलिए जो डायफ्राम होता है वो फेफड़ों को धक्का देकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अब बात ये आती है कि हमने जब ऑक्सीजन को ग्रहण की तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, तो इसको भी समझते हैं। तो आई होप आपको डायफ्राम का बात समझ में आ चुकी होगी कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य डायफ्राम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि डायफ्राम ही होता है जो कि फेफड़ों को धकेल धकेल कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। जैसे कि श्वास ग्रहण की तो ये फेफड़े थे वो नीचे दब गए, जो ये डायफ्राम था वो नीचे दब गया, जबकि हम श्वास को बाहर निकालें तो क्या हो गया, जो डायफ्राम था उसने थोड़ा सा धक्का दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली।
अब यहाँ पर हम बात करें ऑक्सीजन जो कि हमने ग्रहण की है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर हमने बात की थी कि पहले जो ब्लड था वो नासा छिद्र में गया, नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में श्वास नली, श्वास नली के बाद में जो ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस और एल्वोली। अब एल्वोली में आपके पास में ऑक्सीजन उपस्थित है, एल्वोली में कौन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है। अब ये ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा आगे, आगे पूरे शरीर तक भी तो ऑक्सीजन को पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा एनर्जी का निर्माण होगा। तो क्या होता है, ब्लड, ब्लड काम करता है उसको आगे पहुंचाने का। और ब्लड भी तीन प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन तीनों में से जो आरबीसी होता है, जो लाल रक्त कणिका होती है, वो ब्लड को आगे पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है, आरबीसी। अब आरबीसी में कौन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। जो कि हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के आरबीसी में लेके जाता है और आरबीसी के द्वारा पूरी की पूरी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं, छोटी से छोटी कोशिकाएं, वहां तक लेकर जाता है। अब ये कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके जाता है, किसके पास लेके जाता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्रेब्स चक्र चलता है, और क्रेब्स चक्र ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो ही नहीं सकता। तो क्या होता है कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन सभी सेलों को ऑक्सीजन वितरण कर देता है, अरे लो भाई लो, अरे लो भाई लो, यानी कि ऑक्सीजन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ग्रहण करके क्रेब्स चक्र का निर्माण करके और 38 एटीपी का निर्माण करता है। अभी 38 एटीपी का निर्माण कैसे होता है आगे हम बताएंगे। जो 38 एटीपी का निर्माण करके एनर्जी का निर्माण करता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब ग्लूकोज के साथ में आपको एनर्जी मिल जाती है, यानी कि भोजन के साथ साथ में ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है। यदि ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास में नहीं जाएगी तो श्वसन की अभिक्रिया रुक जाएगी, यानी कि पूरे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यही तो होता है जब हम बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो मानसिक तनाव के कारण कभी कभी उल्टी होने लगती है, कभी कभी सिर दर्द होने लगता है और पूरा शरीर खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन यानी कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब कम था, तो ऑक्सीजन कम थी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो सेल में आरबीसी होती है, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के द्वारा ही आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके हीमो ऑक्सीग्लोबिन का निर्माण करता है और विभिन्न सेल तक माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन लेकर जाके क्रेब्स चक्र के रूप में 38 एटीपी का निर्माण करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, शरीर को एनर्जी मिलती है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को देके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को देकर माइटोकॉन्ड्रिया से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को ले लेता है। हमने बात की थी कि हम नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% छोड़ देते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन थी वो हमने कितने परसेंट ली थी, 21%, जबकि 17% छोड़ दी थी, यानी कि 4% ले ली थी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हमने कितने परसेंट ली थी, 0.03%, और छोड़ी कितनी थी, 4.6। तो इतनी सारी कहाँ से बढ़ी, तो ये याद रखने के लिए आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन ले लेता है और रक्त के द्वारा वापस फेफड़ों तक जो कुपिकाएं होती है उन कुपिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, उन कुपिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरेज हो गया, तो फेफड़े भी कहेंगे डायफ्राम से कि थोड़ा सा जोर लगा, हमारे अंदर नहीं है, इसलिए डायफ्राम थोड़ा सा जोर लगाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो आई होप आपको श्वसन की अभिक्रिया पूरी समझ में आ चुकी होगी कि श्वसन अंग के रूप में किस किस प्रकार से पार्ट वो होते वो भाग लेते हैं। यहाँ पर ये आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलिस, एल्वोली, फिर ब्लड, ब्लड में सेल, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। अब क्रेब्स चक्र के बारे में पूरा सा विस्तृत के रूप में एक वीडियो बना चुका हूँ सेल के बारे में, उसे जाके देख सकते हैं।
पूरे सेल को डिस्कस किया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को भी बताया गया है। इसमें हम केवल श्वसन के बारे में ही अध्ययन करेंगे, तो श्वसन के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन यहाँ पर एक मामला गलत होता है। क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो अच्छा रिएक्टिव किसके साथ होता है? ये कॉम्पिटिशन एग्जाम यानी कि सीजीएल में पूछा भी गया है। एक सीजीएल एसएससी एग्जाम कराती है, उसमें पूछा भी गया है कि जो हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट रहता है वो सबसे अच्छा रिएक्टिव किसके साथ करता है? तो हीमोग्लोबिन सबसे अच्छा रिएक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करता है। किसके साथ में करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अच्छा रिएक्टिव करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अच्छा रिएक्टिव करता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पर उपस्थित होती है? तो जब जो कपड़े वगैरह जलाते हैं या फिर कोई भी लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है, या फिर कोयला जलाते हैं तो उसमें से जो सफेद सफेद धुआं निकलता है वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए कहते हैं कि कभी भी कमरा बंद करके सगड़ी वगैरह या फिर कोई भी कोयला जला के नहीं सोना चाहिए, नहीं तो फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो लेगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको लेके फेफड़ों तक पहुंचाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाएगा और वहां पर आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन सबसे अधिक किसके साथ रिएक्टिव होता है? तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आई होप आपको श्वसन की अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी कि कौन कौन से मार्ग होते हैं जिससे होते हुए श्वसन की अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ पर बात की नासा छिद्र, नासा छिद्र से नासा कपाट, नासा कपाट से फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोलेज और एल्वुली, एल्वुली में ऑक्सीजन उपस्थित हो गई। अब ऑक्सीजन को आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन लेके जाता है किसके पास? सेल के पास, सेल में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब चक्र के द्वारा 38 एटीपी का निर्माण करके ग्लूकोज का निर्माण करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करके वापस जाती है कुपिकाओं में। अब कुपिकाओं में जाकर फेफड़ों में स्टोर हो जाती है और ड्राई फार्म के द्वारा धकेला जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को 4.6 या 4% की उपस्थिति में बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई होप आपको श्वसन मार्ग के बारे में पूरा नॉलेज हो चुका होगा।